हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र का परस्पर संबंध। वास्तव में हम देखें, जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में विरोधाभास भी है, या फिर हम यूँ कहें कि क्यों समष्टि अर्थशास्त्र को अलग पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमने कुछ विरोधाभास पढ़े थे, जैसे बचत का विरोधाभास था, मजदूरी का विरोधाभास था कि बचत करना व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियम के अकॉर्डिंग या एक व्यक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं हुए। उसी तरह से हम यहाँ इस लेक्चर में ये देखेंगे कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरी तरह से अलग नहीं है, वो एक दूसरे पर निर्भर है। कुछ समष्टि कारक आर्थिक समूह के व्यवहार संबंधी कुछ सिद्धांत व्यक्तिगत व्यवहार के सिद्धांतों से ही निकलते अथवा उत्पादित किए जाते हैं। यहाँ हमने कुछ सिद्धांतों की बात की है, क्योंकि सारे ऐसे नहीं है, क्योंकि कुछ विरोधाभास हम देख चुके हैं। उदाहरण के लिए अपन निवेश के सिद्धांत का एग्जाम्पल लेते हैं, जो समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक व्यक्तिगत उद्यमकर्ता के व्यवहार से उत्पादित किया गया है। जैसे एक व्यक्तिगत उद्यमी कभी भी अपने निवेश संबंधी जब निर्णय लेता है तो वो अप्रत्याशित लाभ की दर और ब्याज की दर को ध्यान में रखकर लेता है। यही जो बात है, यही हम समष्टि स्तर पर भी यही देखते हैं। यदि समस्त निवेश फलन के बारे में हम बात करें तो वह भी किस पर निर्भर करता है? इन्हीं दोनों तत्वों पर निर्भर करता है। समस्त निवेश फलन तथा उपभोग फलन व्यक्तिगत इकाइयों की क्रियाओं का योग है, क्योंकि इस संदर्भ में व्यक्तिगत इकाइयों का व्यवहार समूह के व्यवहार से भिन्न नहीं है। समूह का व्यवहार और या समस्त निवेश फलन की बात करें या किसी व्यक्तिगत निवेश की बात करें, वो दोनों सेम है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत जो निर्धारण की हम बात करते हैं। जब यहाँ दोनों ही एक दूसरे से समष्टि और व्यष्टि स्तर पर किस तरह से संबंधित है, वो हम देखेंगे कि जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सापेक्ष कीमतों के निर्धारण का सिद्धांत पढ़ते हैं, पदार्थों और साधनों की। उसके माध्यम से हम सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण कैसे होता है ये देखते हैं। कीन्स के अनुसार जब मुद्रा की पूर्ति और उसके अनुसार समस्त मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। कीन्स ने बताया कि जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा, उत्पादन लागत में भी वृद्धि आएगी। और इस लागत बढ़ने के उन्होंने दो कारण बताए, एक तो हासमान प्रतिबल का नियम और दूसरा बताया अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार स्तर के निकट पहुँचने के कारण कच्चे माल की कीमतें तथा मजदूरियाँ बढ़ जाने के कारण। ठीक है, ये जो दो कारण हैं, ये दोनों कारण ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के भाग हैं। ये हमने पिछले साल व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ लिए थे, लेकिन इनके माध्यम से हम क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। अब यहाँ क्या है? उत्पादन लागत का सिद्धांत और हासमान प्रतिबल के दोनों प्रभाव क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। इसी प्रकार अपन दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाभ की दर और ब्याज की दर के निर्धारण का। लाभ की दर की बात करें, व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत में हम लाभ का सिद्धांत पढ़ते हैं। उसको हमने अनिश्चितता वहन करने का पारितोषिक माना है कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो वो यदि रिस्क वहन कर रहा है, रिस्क बियर कर रहा है या अनिश्चितता वहन कर रहा है, उसके फलस्वरूप उसको लाभ की प्राप्ति हो रही है। परंतु व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत ये स्पष्ट नहीं कर पाता कि उद्यमकर्ता को प्राप्त होने लाभों का आकार कौन सी आर्थिक शक्तियों निर्धारित करती है या इनमें उच्चावचन क्यों होता है लाभ का आकार। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम ये नहीं पढ़ पाते कि ये लाभ का निर्धारण तो हमने वहाँ पढ़ लिया, लेकिन इस लाभ का साइज़ क्या होगा, ये किन शक्तियों पर निर्भर करेगा या इसमें उतार चढ़ाव क्यों होते हैं, ये हम वहाँ नहीं पढ़ते हैं। ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है समष्टि अर्थशास्त्र में। लाभों का आकार अर्थव्यवस्था में समस्त मांग के स्तर, राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि मंदी काल में जबकि समस्त मांग, राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर निम्न होते हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमकर्ताओं को हानि होती है और इनमें वृद्धि होने पर उद्यमकर्ताओं को लाभ होता है। तो ये जो कारक है जो लाभ को प्रभावित करने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, ये सारे किसके पार्ट है? समष्टि अर्थशास्त्र के। इसी प्रकार हम एक और ब्याज की दर का उदाहरण ले लेते हैं। ब्याज का जो आधुनिक सिद्धांत है कीन्स का, तरलता अधिमान सिद्धांत, मुद्रा की पूर्ति, वो बताता है कि ब्याज का जो निर्धारण है वो तरलता अधिमान या लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इसी को मुद्रा की मांग भी कह सकते हैं, और मुद्रा की पूर्ति के साथ साथ
दो अन्य शक्तियों का निर्धारण करता है, ठीक है, बचत और निवेश। लेकिन इससे पहले जो कीन्स ने बोला है, तरलता, अधिमान और मुद्रा की पूर्ति के माध्यम से इसका निर्धारण होता है। अब यहाँ जो बचत है, निवेश है, मुद्रा की पूर्ति, तरलता, अधिमान, ये सब समष्टिपरक या सामूहिक अर्थशास्त्र के भाग हैं। समष्टिपरक अर्थशास्त्र के उपकरणों और धारणाओं के बिना ब्याज के दरों के निर्धारण को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ हमने ये देखा कि ब्याज के सिद्धांत के माध्यम से, लाभ का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर या निवेश के सिद्धांत, इन सब सिद्धांतों की विवेचना हमने इसी विवेचनाओं के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि दोनों व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है, न कि एक दूसरे से भिन्न है। दोनों ही एक दूसरे के सिद्धांतों को पूरकता प्रदान करते हैं, एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। एक सिद्धांत को समझने में दूसरे सिद्धांत के द्वारा दी गई जो नियम है, सिद्धांत है, वो उसकी सहायता करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यद्यपि व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं, परंतु इन दोनों में गहन परस्पर निर्भरता है।